धन्यवाद। ओपिनियन जेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम सरकारी ज्ञापन पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2022 को जारी किया था और ये है CCS-CCA रूल्स 1965 के बारे में। सही। मतलब इसमें जो दंड दिए जाते हैं ना, पेनल्टीज, ये ज्ञापन उनकी व्याख्या करता है। सही। तो आज हम इन्हीं नियमों को, खासकर इन दंडों और उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अनुशासन और सेवा शर्तों का आधार है ये, तो इनका सही मतलब समझना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 11 में 2 तरह के दंड बताए गए हैं, छोटे और बड़े, है ना? हाँ। माइनर और मेजर पेनल्टीज। हाँ। तो पहले छोटे वाले दंडों की बात करें, कुछ उदाहरण देंगे आप? हाँ जरूर। छोटे दंडों में जैसे निंदा यानी सेंसर है, फिर पदोन्नति रोकना, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन जिसे कहते हैं। अच्छा। फिर अगर किसी की लापरवाही से सरकार को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसकी वसूली, वो भी वेतन से। वेतन वृद्धि रोकना मतलब विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। और एक और है वेतनमान में, मतलब उसी लेवल में वेतन को कुछ समय के लिए निचले स्टेज पर ले आना। अच्छा, पर इसमें वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट वाली बात क्या है? हाँ, छोटे दंड में जब वेतन कम करते हैं ना, तो वो बिना क्यूमुलेटिव इफेक्ट के होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए। मतलब दंड का पीरियड खत्म होने के बाद भविष्य की वेतन वृद्धि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ गए। और बड़े दंड, वो तो फिर ज्यादा गंभीर होंगे। हाँ बिल्कुल, बड़े दंड काफी सीरियस होते हैं, जैसे वेतनमान में निचले स्तर पर कमी, और इसमें वो संचयी प्रभाव, क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो भी सकता है। मतलब इसका असर आगे तक रहेगा। हाँ, भविष्य की वेतन वृद्धि पर असर पड़ सकता है। फिर है निचले पद या सेवा में पदावनति, मतलब रिडक्शन टू लोअर रैंक ऑफ सर्विस। और फिर है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, सेवा से हटाना, रिमूवल, और सेवा से बर्खास्त की, डिसमिसल। डिसमिसल सबसे गंभीर है, इसके बाद सरकारी नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक गंभीर है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इन अलग अलग दंडों का कर्मचारी के वेतन पर असल में क्या असर पड़ता है? क्या ये ज्ञापन इसे साफ करता है? हाँ, ज्ञापन का एक मुख्य उद्देश्य यही है। जैसे मान लीजिए वेतन वृद्धि रोकना वाला दंड है, रूल 11 IV। हाँ? तो इसमें जो अगली इंक्रीमेंट मिलनी थी 1 जनवरी या 1 जुलाई को, वो नहीं मिलेगी, रोक दी जाएगी। ठीक है। दंड की अवधि जब खत्म होगी तो इंक्रीमेंट फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी, पर जो समय बीत गया उसका कोई बकाया मतलब अरियर्स नहीं मिलेगा। अच्छा, पर आगे की इंक्रीमेंट डेट्स तो वही रहेंगी? हाँ, वो अच्छी बात है कि भविष्य की इंक्रीमेंट डेट्स पर इसका कोई असर नहीं होता। ठीक है। और अगर वेतनमान में ही निचले स्टेज पर कमी कर दी जाए, रूल 11(3)(a) या 11(5) वाला? हाँ, तो उसमें वेतन को उसी पे लेवल के पिछले स्टेज पर फिक्स कर दिया जाता है, पे मैट्रिक्स में। पर इसमें एक जरूरी बात है कि वेतन उस लेवल के जो मिनिमम पे है उससे नीचे नहीं जा सकता। ओके, ये भी क्लियर हुआ। और वो जो निचले पद या सेवा में पदावनति वाला दंड है, रूल 11 VI, उसमें वेतन कैसे तय होता है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। इसमें वेतन ऐसे फिक्स किया जाता है जैसे कि कर्मचारी दंड की पूरी अवधि में उस निचले पद पर ही काम कर रहा था। अच्छा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है नाइदर सिंह केस का। हाँ, क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ किया कि किसी कर्मचारी को ऐसे पद पर पदावनत नहीं किया जा सकता जिस पद पर वो पहले कभी नियुक्ति ना हुआ हो। मतलब अगर कोई सीधी भर्ती से ऊंचे पद पर आया है तो उसे उसके मूल कैडर के पद से नीचे नहीं भेजा जा सकता जिस पर वो कभी था ही नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है, खासकर सीधी भर्ती वालों के लिए। अच्छा, ये और स्थिति सोचिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी पर पहले से कोई दंड चल रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा दंड लगा दिया जाए, तब क्या होगा? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। ऐसे में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, मतलब जो अफसर दंड दे रहा है, उसे आदेश में साफ साफ लिखना होगा कि दोनों दंड साथ साथ चलेंगे, कॉन्करेंटली, या एक के बाद एक, कॉन्सिक्वेंटली। और अगर ना लिखा हो तो? अगर आदेश में कुछ नहीं लिखा है तो नियम यह है कि दंड साथ साथ मतलब कॉन्करेंटली चलेंगे। ठीक है। और अगर साथ साथ चल रहे हैं तो जो दंड ज्यादा गंभीर है वो पहले लागू होगा, भले ही वो बाद में लगाया गया हो। अच्छा। हाँ, जब वो गंभीर वाला दंड पूरा हो जाएगा तब अगर पहले वाले कम गंभीर दंड की अवधि अभी बची हुई है तो वो फिर लागू होगी। तो आदेश में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं आर्थिक नुकसान की वसूली पर। अगर किसी की लापरवाही से सरकार को नुकसान हुआ है तो वसूली के क्या नियम है? पहले शायद कोई लिमिट थी। हाँ, पहले कुछ निर्देश थे कि वसूली कर्मचारी के मूल वेतन के 1/3 1/3
से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और शायद 3 साल में पूरी हो जानी चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ सुना था। लेकिन इस नए स्पष्टीकरण में ये साफ कर दिया गया है कि ये सीमाएं अब जरूरी नहीं है। अब मुख्य उद्देश्य है पूरे नुकसान की वसूली करना। पूरे नुकसान की? हाँ, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। हाँ, ये हो सकता है कि वसूली किश्तों में की जाए ताकि कर्मचारी पर एकदम से बोझ ना पड़े, पर फोकस अब पूरी रिकवरी पर है। मतलब लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, निंदा, सेंस्योर और चेतावनी, वार्निंग, क्या ये एक ही बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, चेतावनी, वार्निंग जो है वो असल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। कोई फॉर्मल दंड नहीं है नियम 11 के तहत। छोटी मोटी गलती पर दे दी। अच्छा। लेकिन अगर चेतावनी की कॉपी कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट मतलब CR डोजियर में रख दी जाती है, तब वो एक प्रतिकूल प्रविष्टि, एडवर्स एंट्री मानी जाएगी और तब कर्मचारी उसके खिलाफ अपना पक्ष मतलब रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। दूसरी तरफ निंदा, सेंसर, वो रूल 11 के तहत बकायदा एक छोटा दंड है, फॉर्मल पेनल्टी। ये तभी दी जा सकती है जब पूरी अनुशासनात्मक प्रक्रिया का पालन किया गया हो। मतलब पूरी जांच के बाद? हाँ, और अगर जांच के बाद कर्मचारी पर कुछ दोष साबित होता है तो कम से कम निंदा का दंड तो दिया ही जाना चाहिए। सिर्फ रिकॉर्ड करने लायक चेतावनी देकर मामला बंद नहीं कर सकते। हाँ, मौखिक चेतावनी या ऐसी लिखित चेतावनी जिसका रिकॉर्ड CR में न जाए वो दी जा सकती हैं। उनका पदोन्नति पर असर नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि CCS CCA नियमों में दंडों की साफ श्रेणियां हैं, वेतन पर उनका असर तय है और चेतावनी और निंदा जैसी कार्रवाइयों में भी कानूनी फर्क है। बिल्कुल, ये जानकारी विभागों और कर्मचारियों दोनों के लिए ही अहम है ताकि कोई भ्रम न रहे। हाँ, सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब अनुशासनिक प्राधिकारी के पास दंड देने के कई विकल्प होते हैं, निंदा से लेकर वेतन वृद्धि रोकने तक, तो वो किस आधार पर तय करे कि कौन सा दंड सही रहेगा? अच्छा सवाल है। नियम तो गंभीरता का क्रम बताते हैं, पर किसी खास मामले में क्या सही है? क्या सिर्फ गलती की गंभीरता देखें या कर्मचारी का पिछला रिकॉर्ड भी? और जैसा हमने पहले भी बात की, दंड के आदेश में कितनी स्पष्टता होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। ओपिनियन जेस्टर पर इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के जरूर काम आएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ ओपिनियन जेस्टर पर।